नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने वाङ्मय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वाङ्मय शब्द जो है वह यौगिक शब्द है और वाक और मय इन दो शब्दों के मेल से वाङ्मय शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। वाक क्या है? वाक्य को समझना है मानव मुख से उच्चरित वाणी या भाषा, यह समझना है। वाक अर्थात मानव मुख से उच्चरित वाणी, मानव मुख से उच्चरित भाषा। वाणी का अर्थ ही होता है मानव मुख से उच्चरित, भाषा का अर्थ ही होता है मानव मुख से उच्चरित, वाक का अर्थ ही होता है मानव मुख से उच्चरित। इसलिए वाणी, भाषा, वाक आदि पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे शब्द आपस में पर्यायवाची हैं, यह ध्यान में रखना है। और यह उस समय की बात है जबकि लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था और भाषा का प्रयोग मौखिक रूप से ही किया जाता था। भाषा का एक ही रूप उस समय था, वह मौखिक रूप था। और लिपि के आविष्कार के बाद ही भाषा का लिखित रूप सामने आया। तो भाषा विज्ञान के छात्रों को इस चीज़ को समझना चाहिए। भाषा मौखिक थी, भाषा का रूप मौखिक था और वाचन विधि से ही ज्ञान का, विद्या का आदान प्रदान हुआ करता था। वाचन और श्रवण विधि, और उसमें स्मरण शक्ति ही मुख्य भूमिका का निर्वहन किया करती थी। स्मरण शक्ति यही मुख्य भूमिका का निर्वहन किया करती थी। तो वाङ्मय जो वाणी में अभिव्यक्त हो, वाङ्मय अर्थात जो वाणी में अभिव्यक्त हो। और वाणी में क्या अभिव्यक्त हो? अनुभव अभिव्यक्त हो। और अनुभव को ही ज्ञान कहते हैं। अनुभव जो यथार्थ होता है और जो सामान्य होता है, यानी अनुभव है और वह क्या है? यथार्थ है, अयथार्थ नहीं है। और उसके साथ क्या है? वह सामान्य है। सामान्य ही व्यापक हुआ करता है, यह ध्यान में रखना है। तो सामान्य यथार्थ अनुभव को ही हम एक छोटे शब्द में ज्ञान कहते हैं। ज्ञान जब उसकी वाणी में अभिव्यक्ति की जाती है तो वह वाङ्मय कहलाने लगता है। ज्ञान की मौखिक अभिव्यक्ति को वाङ्मय कहा जाता है।
यह हमें ध्यान में रखना है। अनुभव की मौखिक अभिव्यक्ति को वाङ्मय कहा जाता है। और ज्ञान में, उस समय जो ज्ञान था, तो काव्य का ज्ञान हो, साहित्य का ज्ञान हो, काव्य शास्त्र का ज्ञान हो, भूगोल का ज्ञान हो, इतिहास का ज्ञान हो, और ज्योतिष का ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, ज्ञान के क्षेत्रों का विभाजन नहीं हुआ था। यह समझ के रखना है। तो वाङ्मय में सबका समावेश हो जाता है। और उस समय सभी शास्त्र ज्ञान में ही सम्मिलित थे और विज्ञान का और शास्त्र का अलगाव नहीं हुआ था। तो वाङ्मय में दो ही इसके रूप थे। एक काव्य का रूप था और दूसरा शास्त्र का रूप था। काव्य और शास्त्र। और काव्य को साहित्य भी कहते, लिटरेचर, या काव्य को पोएट्री, ये पर्यायवाची। और शास्त्र जो है वह अलग है, इससे अलग है, ध्यान में रखना है। ये दो ही हुआ करते थे। और बाद में जब लिपि का आविष्कार हुआ तो भाषा मौखिक से लिखित रूप में भी प्रयुक्त होने लगी। तो तब हम कैसे वाङ्मय को परिभाषित करेंगे? तो वाङ्मय को इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि ज्ञान के मौखिक या लिखित रूप को वाङ्मय कहते। पहले ज्ञान के मौखिक रूप को ही वाङ्मय कहते हैं, ज्ञान के मौखिक अभिव्यंजन को ही वाङ्मय कहते हैं, ज्ञान की मौखिक अभिव्यंजना को ही वाङ्मय कहते हैं। लेकिन जब भाषा का लिखित रूप सामने आया तो फिर कहा जाने लगा, कहा जा सकता है कि ज्ञान के मौखिक और लिखित रूप को वाङ्मय कहा जाता है। और इसमें काव्य या साहित्य और शास्त्र सबका समावेश हो जाता है। आज शास्त्र में तीसरा जोड़ सकते हैं, विज्ञान। वाङ्मय में काव्य या साहित्य तो है ही, शास्त्र भी है और विज्ञान भी जुड़ गया है। और वाणिज्य आदि जो है वह जोड़ सकते हैं वाङ्मय में, काव्य या साहित्य, शास्त्र, विज्ञान, वाणिज्य आदि। तो इस तरह से वाणिज्य शास्त्र में भी सम्मिलित हो सकता है। अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल विद्या आदि, ये सब गणित भी शास्त्र में ही पहले गिने जाते थे। तो यह समझना है, वाङ्मय को इस रूप में समझना है। साहित्य को देखेंगे वाङ्मय से जोड़ करके। तो साहित्य अपने व्यापक अर्थ में वाङ्मय का पर्याय है।
साहित्य अपने व्यापक अर्थ में वाङ्मय का पर्याय। साहित्य वह वाङ्मय का समानार्थी हो जाता है अपने व्यापक अर्थ में, लेकिन साहित्य अपने सीमित अर्थ में केवल काव्य का अर्थ द्योतन करता है। यह ध्यान में रखना है। तो साहित्य की स्थिति मध्यवर्ती है। साहित्य की अपर लिमिट जो है वाङ्मय है और साहित्य की लोअर लिमिट जो है वह काव्य है। यह ध्यान में रखना है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में वाङ्मय का पर्यायवाची हो जाता है और साहित्य अपने सीमित अर्थ में काव्य का पर्याय हो जाता है। तो हमने वाङ्मय को समझा है। वो परिभाषा भी ज्ञान के संचित कोश को वाङ्मय कहते हैं, या ज्ञान के लिखित रूप को वाङ्मय कहते हैं, या तो ज्ञान के लिखित और मौखिक रूप को, पहले मौखिक रूप को लाना पड़ेगा। ज्ञान के मौखिक अथवा लिखित रूप को वाङ्मय कहते हैं। अभी भी लोक साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग जो है वह मौखिक ही है, वह अलिखित ही है, वह अभी भी लिखा नहीं जा सका है। वह समाज में, जनजीवन में, लोगों के मन में, लोगों के कंठ में लोक साहित्य जो है विराजमान है। तो आज हमने वाङ्मय को समझा है, संक्षेप में समझा है। आगे फिर इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।